गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने लेक्चर का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी अकाउंटिंग के अंदर हम सीखेंगे इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। ये क्या होता है, कंपनी क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं, इन सारी की डिटेल हम आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो लाल बटन है वो प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे कंपनी अकाउंट्स इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। नाउ अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। यानी कंपनी का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हम अकाउंटिंग करने वाले हैं उसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी। तो कंपनी का अगर मैं आपको सिंपल से एक मीनिंग कहूँ तो देखिए इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लो लेट फर्स्ट हम ये मानते हैं कि आपने किन किन कंपनियों का नाम सुना है। अब में से कितने लोगों ने रिलायंस का नाम सुना है, जिसका पूरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अभी आपने सुना होगा। इसके अलावा अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो आपने कितने लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का नाम सुना है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस लगभग हर जगह मिल जाएगी आपको। चलिए इसका भी नाम आपने नहीं सुना है तो आपने कितनों ने पतंजलि का नाम सुना है, ठीक है, जो आयुर्वेद का सामान जो बेचती है। इसके अलावा अगर वो भी आपने नहीं सुना है, कितनों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम सुना है, HUL, क्योंकि इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हम डेली यूज़ में लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको HUL शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट तो हम डे टू डे लाइफ में कई सारे प्रोडक्ट यूज लेते रहते हैं, तो इसका नाम तो आपने ऑफकोर्स सुना हो सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे लेट से अगर आपने नाम सुना हो अभी और भी एयरटेल भी एक कंपनी का नाम है, अगर उसका आप ब्रॉडबैंड वगैरह यूज़ करते हो। जियो एक कंपनी है, इसके अलावा वोडाफोन एक कंपनी है, ठीक है। तो इस तरीके की कई सारी वेरियस कंपनीज है जिनका आपने नाम चुना होगा ना। अब हम समझते हैं कि कंपनीज क्या होती है। हमें ये पता चल रहा है कि ठीक है सर, ये एक इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे जो बिजनेस करने का काम करता है। बट वाई वी क्रिएट कंपनी, हम कंपनी के थ्रू क्यों बिजनेस करते हैं, हम अपने खुद के हिसाब से क्यों नहीं कर सकते। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक का नाम कौन है, वो है मुकेश अंबानी। नाउ वाई मुकेश अंबानी क्यों अपने खुद पर्सनल तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते, या जो पतंजलि है वो उनके मालिक है रामदेव जैसे, तो वो क्यों अपने पर्सनल नाम से बिजनेस नहीं कर सकते कि ठीक है नाम कोई भी चेंज कर लिया। बट क्यों एक कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों एक इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, उसको एक आर्टिफिशियल नाम देने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ये एक तरीके के इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि मान लीजिए जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेट से आपका नाम है XYZ। नो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में तो आप अलग है और आपका बिजनेस अलग है। बट क्या जो हमारा रियल लाइफ है उसमें क्या हमारा बिजनेस हमारे से अलग होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम ही उस बिज़नेस के लिए होल सोल तरीके से लायबल होते हैं। तो ऐसे में ये जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म करने के लिए, ठीक है, यानी अब यहाँ पे क्या होगा, जो पतंजलि है वो अलग है और रामदेव बाबा जो है वो अलग है। अब यहाँ पे रामदेव बाबा की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे इसको इफेक्ट नहीं करेगी और पतंजलि को कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पे इनको इफेक्ट नहीं करेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी एक तरीके से लॉ में क्रिएट किया गया पर्सन है जो कि क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिसका एक आर्टिफिशियल नाम है और उसे क्रिएट किया जाता है। अब इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में या थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे या इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो फीचर्स क्या है, सबसे पहला कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, यानी कंपनी का बर्थ नहीं होता, वो इनकॉर्पोरेट होती है, उसको डॉक्यूमेंट्स की तरह जन्म दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है और ये एक लीगल तरीके से किया जाता है। उसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या कि देखिए कंपनी जो है वो मान लीजिए आपने XYZ कंपनी क्रिएट की, तो ये जो XYZ है ये अलग है। अब ये अलग किससे हैं, तो इसमें दो लोग होंगे, एक होंगे इसके मेंबर्स जो इसमें पैसा देंगे, ठीक है, जो इसके मेंबर्स बनेंगे, जो इसमें कैपिटल लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, ठीक है, जिससे ये बिजनेस कर सके। और दूसरा होंगे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें हम शॉर्ट में बोल सकते हैं बोर्ड। ये कौन होते हैं, ये इन्हें चलाने वाले होते हैं, ठीक है। इन्हीं मेंबर्स में से कुछ लोग आएंगे जो यहाँ पे बोर्ड बन जाएंगे। जैसे हमारे देश को चलाते कौन है, 542 सांसद, देश की पॉपुलेशन कितनी है, 102 करोड़, इसीलिए सॉरी 102 करोड़ तो 2001 में थी 135 करोड़। तो ये जो मेंबर्स है ये क्या है, मेंबर्स है हमारी तरीके की पॉपुलेशन, ठीक है, जिन्होंने कुछ रुपए के कैपिटल इसमें लगाए हुए हैं। वहीं बोर्ड क्या है, सांसद। वो क्या करते हैं बोर्ड,
इस कंपनी को चलाती है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है इन दोनों से ही अलग है। अगर कल को कंपनी में लॉस हो जाता है, हेवी लॉस हो जाता है, या किसी तरीके से कोई भी लॉस हो जाता है और इसके ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी आती है, तो उस लाइबिलिटी के ने ना तो इन मेंबर्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ना ही इन बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन दोनों का काम अलग अलग है और इनकी पर्सनल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगी। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब हमारी तरह ये चल बोल नहीं सकती, हमारी तरह वोट नहीं डाल सकती, हमारी तरह इसमें कुछ जो है जीव नहीं होता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जैसे हमने और भी जो आर्टिफिशियल पर्सन हमने जैसे क्रिएट किए हुए हैं, जैसे अपने पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, तो ये एक किताबों में या एक कागज़ों में क्रिएट किया गया पर्सन है। इसका वास्तविक जीवन से कोई ऐसा लेना देना नहीं होता है। परपेचुअल एक्सिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है वो लंबे समय तक चलती रहती है, इसको कभी एंड नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी अगर बर्थ हुआ तो आपका डेथ होगा, लेकिन कंपनी को जब तक हम चाहे जब तक चला सकते हैं, इसका कोई लाइफ एक एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो टाटा जो कंपनीज है टाटा की, वो लगभग 18 शताब्दी से चल रही है, उसका मुझे अप्रोक्स याद नहीं है। तो 18 शताब्दी से वो चलती आ रही है और कई सारी कंपनियां जो है वो 1911 1912 इस तरीके से चलती हुई आ रही है। तो इतनी लंबे समय से कंपनियां चल रही है, उनको 100 साल हो चुके हैं, अभी तक वो बंद नहीं हुई है, वो चलती जा रही है। जैसे अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है जिसमें उसके जो है पिताजी, उसके बाद उसका बेटा, अगर वो संभाल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा कि उसके पहले उसके दादाजी थे, फिर उसके पिताजी, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका जो पोता है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये परपेचुअली चलती जाएगी। हाँ, कंपनी को बंद भी किया जा सकता है जब वो हेवी लॉस आ रही है या उन्हें चलाने की इच्छा नहीं है, तब बंद भी होती है कंपनीज, बट इन दैट केस लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि इसका परपेचुअल है, ऑटोमेटिकली कभी बंद नहीं हो सकती। हमको एक कागजों में जाकर के इसे प्रॉपर बंद करवाना पड़ता है, तब जाकर के इसका एग्जिस्टेंस खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट समझते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। अब कंपनी जो है वो अपने पास से तो कहीं से पैसा लाने से रही। मान लीजिए XYZ कंपनी है और इसके पास 100 रुपये की एसेट थी, ठीक है, और इसने इसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके इन्होंने जो है मशीन वगैरह खरीदी, लेबर वगैरह, बट इनसे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल और इनको लॉस हो गया। और वो लॉस जो था वो था 200 का। 100 तो इस एसेट से इन्होंने बेच के चुका दिए, बट ये जो लॉस का 100 रुपीज़ था ये नहीं चुका सके। अब मेंबर्स के पास ये आ नहीं सकते क्योंकि मेंबर्स की अपनी कोई पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है। अब जो कंपनी थी उसके पास भी केवल 100 रुपये थे, तो यहीं पर इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। अब ऐसे में कंपनी को आप ये नहीं कह सकते कि लो 100 रुपये लेकर के आओ, कहाँ से लेकर के आएगी? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, इसके अंदर घुस करके आप मतलब इस कंपनी का एक बेस बना करके आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि धोखाधड़ी एक अलग चीज़ हो जाती है और वहाँ पे फिर आपके ऊपर केस धोखाधड़ी का चल जाता है। लेकिन जो लाइबिलिटी है, अगर आप एक जेन्युइन काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो बिज़नेस कर रहे थे वो अच्छा खासा बिज़नेस कर रहे थे, बट जैसे मान लीजिए अभी आपका जो बिज़नेस था वो मैरिज का था, ठीक है, मैरिज करवाने का था। लेट्स से इसको हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं ना उसको, फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन सॉरी फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाने का जो काम होता है वो, ठीक है। अब जब हम भी लॉकडाउन चल रहा है या जो भी कोरोना चल रहा है उसमें लोग बाग फंक्शन नहीं करवा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको कई सारा लॉस होगा। अब उस लॉस के लिए न तो आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और कंपनी भी वहाँ तक ही लायबल होगी जब तक क्योंकि उसकी एसेट है। ऐसा नहीं कि उसकी एसेट से ज़्यादा उसको लायबल ठहराया जा सकता है। और चूंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, बिजनेस लॉस, अब पूरी इंडस्ट्री इस पर इफेक्ट है, आपको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें आपको धोखाधड़ी का केस नहीं चलेगा। बट अगर आप जानबूझ के लॉस करते हैं ये सोच के कि मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी और मैं आराम से लॉस करके बच सकता हूँ, तो वहाँ पे फिर कोर्ट वगैरह आपको देखता है, ठीक है। ये लॉ का पार्ट है जो आप आगे बीकॉम वगैरह में देखेंगे। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब देखिए, ये होते हैं कंपनी, और इस कंपनी के आप मेंबर बोलिए या ओनर बोलिए, ये होते हैं मेंबर। इनको दिया जाता है एक मेंबर का सर्टिफिकेट कि आप हमारे मेंबर हैं, उसके बदले में इन्हें दिया जाता है, इनको देना पड़ता है कुछ पैसा, ठीक है। और ये जो जितना पैसा देते हैं उतने ही इनके पास सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा आते जाते हैं, वो सर्टिफिकेट ही कहलाता है शेयर्स, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पे आप इतना समझ के रखिए। अब ये जो शेयर्स है, आप इन्हें एक मेंबर से दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई शेयर है और किसी के पास शेयर नहीं है और अगर उसको चाहिए तो मैं उसको वो शेयर दे सकता हूँ। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो सकते हैं। दैट मीन्स कंपनी के मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, कोई ज़्यादा शेयर्स के लिए मेंबर हो सकता है, ज़्यादा कैपिटल के लिए। उसके बाद आता है कॉमन सील। कॉमन सील एक तरीके का एक सिग्नेचर है जो ये कंपनी का रहता है। नाउ नेक्स्ट समझते हैं, अब हमारा टॉपिक है
टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने तरीके की होती है। देखिए ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है तो मैं इसमें ज़्यादा इसको नहीं समझा सकता, ठीक है। तो हो सकता है इसमें आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। इसको आपको बुक से एक बार और अच्छे से पढ़ना है। टाइप ऑफ कंपनीज में आज हम समझेंगे। आपने कई बार कंपनीज का जब नाम सुना होगा तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड सुना होगा, ठीक है। और इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड है इसका मतलब हो गया कि ये प्राइवेट कंपनी है, और जो लिमिटेड है इसका मतलब हो गया कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। इसका कोई एक दो चीज़ें को तर्क भी देते हैं कि सर लिमिटेड लगा हुआ है इसका मतलब कि ये लिमिटेड है, और इस तरीके की कई सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे दूर करेंगे। जैसे अगर मैं नाम कहूँ तो जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो अपने नाम के पीछे जो है लिमिटेड लगाती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी लगा सकता है, इनके फिक्स वर्ड है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। कब कौन सा वर्ड लगाना है ये मैं आपको भी बताऊंगा, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अगर मैं बात करूँ तो जो पतंजलि की जो कंपनी है, चलिए पतंजलि की जो भी कंपनी का नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। और कोई कंपनी, एक मिनट, तो याद आएगा मैं बताऊंगा। तो ऐसी कई सारी कंपनीज है जो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ना अब इन दोनों में है क्या डिफरेंस, क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है। लिमिटेड वर्ड ये चीज़ बताता है कि ये जो पर्सन है, ये जो आगे आप पर्सन देख रहे हो, XYZ हो गया या रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंड ऑफ इट्स एसेट्स, यानी इसके एसेट तक ही इसकी लाइबिलिटी है। अगर आप इसकी एसेट से ज़्यादा इसका कोई लॉस हो जाता है, देन इन दिस सिचुएशन ये अपनी लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी। आप उसके एसेट को बेच करके जितनी लाइबिलिटी चुका सकते हो चुका लो, जितनी ले सकते हो ले लो, उसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला है। तो लिमिटेड वर्ड आपको पता चलेगा ये लाइबिलिटी को शो करता है। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कब लगाते हैं और लिमिटेड ही कब लगाते हैं। तो देखिए कंपनी को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा। ये भी लेटेस्ट आया 2013 के अंदर, जब कंपनीज एक्ट नया बना था, है ना। कंपनी का जो पूरा लॉ जो है वो रिस्ट्रक्चर किया गया था, और वो 2013 में बना था। तो उस सिचुएशन में ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया था। बट समझते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत कम लोग हैं वो चला रहे हैं। तो यहाँ पे कम लोगों का मतलब क्या, कि मिनिमम तो होना चाहिए 2, यानी कि 2 लोगों से कंपनी बनती है, और मैक्सिमम होना चाहिए 200 लोगों से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अब इन 200 में कौन कौन से नहीं होते हैं, इनमें आपके एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं होगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दे दिए तो ऐसी सिचुएशन में उनको हम मेंबर जो है काउंट नहीं करेंगे। लेकिन मिनिमम कितने 2, मैक्सिमम कितने 200, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा ये जो 200, मान लीजिए आपने 150 मेंबर से मिला करके कंपनी बनाई, तो 150 मेंबर तो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 150 मेंबर्स बाहर जाकर के किसी को शेयर नहीं दे सकते, और ना ही कंपनी बाहर फिर किसी को जाकर के शेयर दे सकती है। उसको प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। उसके बाद ही वो शेयर दे सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मेंबर किसी और को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाँ, एक दूसरे को अगर करना हो वो कर सकते हैं, क्योंकि तू भी मेंबर मैं भी मेंबर, मैं तेरे को कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसे बाहर जाकर के करना है, उन 150 मेंबर से बाहर जाकर के करना है, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब ये जो कंपनियाँ होती है, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो अपने नाम के पीछे लगाती है प्राइवेट लिमिटेड। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये प्राइवेट कंपनी है। लिमिटेड कंपनी भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है उसमें। अब आगे हम समझेंगे कि लिमिटेड कंपनी लगा के क्या मतलब होता है। अब समझते हैं पब्लिक कंपनी, ये लगाती है लिमिटेड, केवल लिमिटेड वर्ड लगाती है। प्राइवेट जो है इनके यहाँ से हट जाता है। अब इसका मतलब क्या है, कि क्या इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी आ गई, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की 1% भी हिस्सेदारी नहीं होती है इनमें। अगर बाद में गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है, बट अगर हम इसको समझे तो ये ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती कि आप, इसका मतलब क्या है कि आप कितने भी मेंबर रख सकते हो। 200 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी जहाँ इच्छा हो उतने ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये एक पब्लिक कंपनी बन चुकी है, यानी जितने आदमी चाहे उतने इसमें होल्डिंग कर सकते हैं शेयर। इस वजह से इसे पब्लिक कंपनी बोला जाता है। लेकिन इसमें एक और रेस्ट्रिक्शन है, वो ये कि प्राइवेट में कहाँ, जहाँ पे 2 मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स चाहिए थे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 चाहिए थे, इसमें मिनिमम नंबर चाहिए 7। यानी जब तक आपके पास 7 लोग नहीं है, आप पब्लिक कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिएट करना है, प्राइवेट कंपनी क्रिएट करो। जब आपके पास 7 हो जाए तब आप अप्लाई कर दो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में। नो, अब आता है नया कॉन्सेप्ट OPC, 1% कंपनी। अब देखिए क्या होता था कि पहले जब बिजनेस किया जाता था तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा कि इंडिया में अभी भी ऐसे कई सारे बिजनेस है जहाँ पे केवल एक आदमी ही बिजनेस को संभाल रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी नहीं बना सकता, और एक आदमी जब
इस तरीके से बिज़नेस करता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लायबिलिटीज़ आ जाती है और इस वजह से वो अपने बिज़नेस को उतना अच्छे से नहीं कर पाता है। इस वजह से उन्होंने 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया। मतलब क्या कि जहाँ प्राइवेट कंपनी में 2% चाहिए, ऑफिस में केवल 1% चाहिए, यानी 1% ही मिल करके काम करने लग जाएगा। लेकिन अब चूंकि 1% अगर काम करेगा और अगर वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा फैला रहा है, तब उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दूसरा मेंबर भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ, क्योंकि एक आदमी के ऊपर इतनी सारी लाइबिलिटीज़ नहीं डाली जा सकती कि कहीं बाद में जाकर के वो फ्रॉड वगैरह कर दे या इतना लॉस जो है इनकर कर दे कि बाद में संभाला ना जा सके। इस वजह से कहा जाता है कि 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। कब कन्वर्ट कराना पड़ेगा? जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि उसकी जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर चली जाए। 50 लाख तक है तब तक तो ठीक है, 1% कंपनी आप बने रहो। जैसे ही 50 लाख से ऊपर जाती है आपको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। फिर 3 साल का टर्नओवर देखा जाएगा। टर्नओवर मतलब कि सेल, अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा चला जाता है 3 साल का, जैसे अगर आप इस साल बना रहे हो तो इस साल का 1 साल का देखा जाएगा। अब अगर आप इसी साल 2 करोड़ से ऊपर चले गए तो चूंकि आपने 1 साल ही हुआ है तो आपको पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपका इस साल 2 करोड़ से कम था, लेट्स से कि 1.9 करोड़ ही रह गया। नेक्स्ट ईयर आपका 2.3 करोड़ हो गया, तो एवरेज निकाला जाएगा दोनों सालों का और ये निकल जाएगा 2 पॉइंट कितना निकलेगा, 2.1 CR। तो ये 2 करोड़ से ऊपर चला गया। अब 2.1 करोड़ आ गया है तो इसका मतलब इसको अभी कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एवरेज निकालते चलना है, पिछले 3 सालों का एवरेज निकालते चले। जैसे ही वो एवरेज 2 करोड़ से ऊपर जाता है आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। उसके बाद आता है नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ शेयर्स। शेयर का मतलब क्या है? शेयर्स, अब देखिए कंपनी जो क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए आपने XYZ लिमिटेड एक कंपनी क्रिएट कर दी। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद आपका मेन मोटिव क्या है? बिजनेस करना, ठीक है, या एक कोई भी, ठीक है, बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। सबसे पहली बात ही यही होती है, रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको कैपिटल चाहिए होता है, तभी आप कुछ एसेट्स खरीदेंगे, उस एसेट को यूज़ करेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक, तो कैपिटल चाहिए होता है। लेट से XYZ को कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी, जो बिजनेस है उसके लिए जो कैपिटल चाहिए वो है 5 करोड़। मतलब क्या हुआ कि XYZ के पास 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 5 करोड़ कहाँ से आएंगे? ये 5 करोड़ आएंगे मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, जो भी इसके मेंबर्स होंगे, लेट्स से कि अगर इसके 10 मेंबर है तो 10 मेंबर ही क्या करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन दे देंगे, जो कि मिलकर के 5 करोड़ हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये हमने मेंबर्स के नाम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 और लेट्स सो, है ना। अब एक मेंबर जो है वो देता है 5 लाख का कंट्रीब्यूशन, एक मेंबर देता है 50 लाख का कंट्रीब्यूशन, एक देता है 20 लाख का कंट्रीब्यूशन, एक देता है 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, एक देता है 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, और एक देता है 70 लाख का कंट्रीब्यूशन, एक देता है फिर से 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, एंड लॉट्स ऑफ ऑन। ठीक है, अब ये जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है इसके बदले में इन्हें सर्टिफिकेट बोला जाता है। इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका इतना कंट्रीब्यूशन है, इतना कंट्रीब्यूशन है, इतना कंट्रीब्यूशन है। इस सर्टिफिकेट को बोला जाता है शेयर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबकी कि जो कैपिटल दिया जाता है उस कैपिटल के बदले में जो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट। अब लेकिन इसको एक बात समझिए, मान लीजिए इस एक बंदे को 5 लाख का सर्टिफिकेट दे दिया गया, इस दो को दूसरे बंदे को 50 लाख का सर्टिफिकेट दे दिया, तीसरे को 20 लाख का सर्टिफिकेट दे दिया, पाँचवें को 1.5 करोड़ का दे दिया, चौथे को 1 करोड़ का दे दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या होगा, मान लीजिए कि 4th नंबर के जो पर्सन है उसको अपनी 10 लाख की शेयर जो है वो बेचना है। ठीक है, उसको उसके मन में आया कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मुझे अब 10 लाख के शेयर बेचना है, और उनमें से जो एक है उसके पास कमी अभी पैसे जो है शेयर कम है तो वो लेने के लिए तैयार है, उसके पास अभी पैसे हैं। तो 4 चाहता है कि मैं एक को 4th चाहता है कि मैं फर्स्ट को 10 लाख के शेयर बेचूँ। अब उसके बाद जो शेयर सर्टिफिकेट है वो तो 1 करोड़ का है। ऐसी सिचुएशन में वो बेच नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कैपिटल है 5 करोड़ उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक रुपीज़ के अंदर, एक डिनोमिनेशन के अंदर। अब वो डिनोमिनेशन कुछ भी हो सकता है, 1000 रुपये हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, 1 रुपये हो सकता है, या 10,000 भी हो सकता है। बट आपको मैक्सिमम जो है प्रैक्टिकल लाइफ में 10 रुपये के मिलेंगे। हालांकि कुछ कुछ जगह आपको 1 रुपये मिल जाएगा, बाकी 100 रुपये बहुत कम मिलेंगे, 1000 तो ना के बराबर है। ठीक है, तो 10 रुपये हम मान के चलते हैं कि उसने तोड़े। अब अगर 5 करोड़ है जिनको हम 10-10 रुपये में तोड़े जाएंगे तो ये बन जाएंगे 50 लाख। ठीक, 50 लाख हो गए। अब जैसे ही कोई ये जो ए है इसने 5 लाख लगाए, इसने कहा कि मेरा कैपिटल जो है वो 5 लाख लगाओ और मैं इतना ही लगाऊंगा, तो इसको क्या होंगे, ये जो 50 लाख हमारे पास शेयर थे उनमें से कितने शेयर मिलेंगे इसको? 50,000 शेयर मिल जाएंगे। तो इसने 5 लाख लगाए डिवाइड बाई 10, ये निकल जाएंगे 50,000। ठीक,
इसी तरीके से 50 लाख लगाने वाले को 5 लाख शेयर मिल जाएंगे, 20 लाख लगाने वाले को 2 लाख शेयर मिल जाएंगे, 1 करोड़ लगाने वाले को 10 लाख शेयर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फोर्थ को कितना बेचना था, 10 लाख की कैपिटल बेचनी थी, तो ये क्या करेगा, अपने 1 लाख शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा 1 को, और इस तरीके से जो ट्रांसफ़र जो है वो ईजी हो जाएगा। अब 10 रुपये तो बहुत एक छोटा सा पार्ट होता है, तो इस वजह से अब इससे कम तो क्या बेचेगा कोई भी, ठीक है। मतलब अगर 10 रुपये से भी कम, ये तो है नहीं ना कि फोर्थ वाले के मन में है कि नहीं मुझे तो 5 रुपये के शेयर बेचने, तो इससे भी छोटा करो, तो ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट कंपनीज में हो सकता है कि ये जो है 1000 या 10,000 तक इसको डिनोमिनेशन बढ़ा दे, बट पब्लिक कंपनीज में नॉर्मली ये 10 रुपये रहता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में वो कर सकते हैं कि 10,000 कर दे या 1 लाख तक कर दे, तो इस तरीके से ये बनाया जा सकता है। तो अब शेयर का मतलब क्या हो गया कि शेयर कैपिटल का एक पार्ट हो गया जिसको हम शेयर बोलते हैं, ठीक है, और ये इनटू नंबर ऑफ इक्वल्स जो यूनिट होते हैं इसमें डिवाइड किया जाता है, तो हम उसे शेयर बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप ऑफ शेयर्स। शेयर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। इन दोनों में क्या डिफरेंस और इन दोनों की डेफिनेशन क्या है वो हम समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनके पास डिविडेंड का राइट होता है, ठीक है। जो शेयर होते हैं, ठीक है, आपने कैपिटल लगाया, कैपिटल से कंपनी, यहाँ समझते हैं, कैपिटल लगाया आपने, कैपिटल से के थ्रू आपको शेयर्स मिले, ठीक है। अब इस कैपिटल लगाने से कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, इस प्रॉफिट को कंपनी क्या करेगी, ठीक है, आपने शेयर लगाए हैं, ठीक है, आपने पैसा लगाया तो आपके पास ही जाना चाहिए प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट जो है वो इन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसे बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर रखिए कि जब उस प्रॉफिट का, देखिए पहले जब कंपनी ने कमाया, कंपनी के पास है, तो वो उसका नाम क्या है, प्रॉफिट है, उस पैसे का नाम क्या है, प्रॉफिट है। जैसे ही वो पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसे हम नाम क्या दे देंगे, डिविडेंड, ठीक है। अब ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वो पैसा है जो प्रॉफिट से हमें मिल रहा है। नाउ अब समझते हैं इसको थोड़ा सा डिफरेंस। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनको ये जो डिविडेंड मिल रहा है इस पर पहला अधिकार होता है। मतलब मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको वो 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हर को 10% मिलने का है, यानी कि सबको जो है वो 10 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट अगर 500 हुआ है तो सबको पहले इनको बटेगा, प्रॉफिट अगर 1500 हुआ है तो 1000 रुपये तो इनको बढ़ जाएंगे, और बाकी के जो 500 है वो रह जाएंगे, जो जाएंगे दूसरे शेयर होल्डर्स के पास। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, इसीलिए इनका डिविडेंड भी जो है वो फिक्स रहता है, 10%, 12%, जो भी इनके इश्यू के टाइम इनको डिसाइड कर लिया जाता है कि आपका जो डिविडेंड है वो फिक्स रहेगा। उसके बाद आता है जब कंपनी बंद होगी, वैसे तो बंद कम होती है, बट अगर कभी भी कंपनी बंद होगी तो इनका जो कैपिटल है वो सबसे पहले इनको मिलेगा। तो ये 2 प्रेफरेंस इनके पास रहते हैं कि जब भी हमें पैसा बटेगा तो प्रॉफिट हमें सबसे पहले मिलेगा, डिविडेंड हमें सबसे पहले मिलेगा, जब कंपनी बंद होगी कैपिटल हमें मिलेगा। इसीलिए इनको पहले से ही फिक्स रहता है कि इतना परसेंटेज आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि अगर फिक्स ना हो तो पूरा डिविडेंड बोलेगी पूरा हमें दे दो बस, ठीक है। तो इसलिए इनका फिक्स रहता है कि 10%, 12%, 15% ये पहले से डिसाइड रहता है, और इस तरीके से जब भी इनको प्रॉफिट बढ़ता है तब इनको सबसे पहले मिलता है। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जिनके पास कोई राइट नहीं होते, जो बचेगा मिल जाएगा, नहीं बचा कुछ नहीं मिलेगा बस। इसीलिए यही ट्रू ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो ही ट्रू ओनर होते हैं, और पूरा जो डिसीजन है इन्हीं के हाथों में होता है। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ये मिल बांट के जो भी एक मीटिंग होती है उसमें लिया जाता है। कुछ डिसीजन की लिस्ट है जो कि सीधे बोर्ड ले सकता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, और कुछ डिसीजन होते हैं जो बोर्ड के पास में नहीं है, वो इन्हीं से अप्रूव करवाने पड़ते हैं। तो आपको जब लॉ पढ़ेंगे आप, तब आपको देखने को मिलेगा कि कब इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसे कौन कौन से डिसीजन है जो केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ही लिए जा सकते हैं, बोर्ड के पास पावर ही नहीं है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे डिसीजन से जब आपको लेने पड़ सकते हैं, ऐसे 12-13 मैं आपको बता सकता हूँ, बट अभी वो लॉ का पार्ट है तो मैं अभी आपको उसमें बोर नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर आपको इक्विटी शेयर की पूछे तो ऐसा है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है, और प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया कि जिनके पास 2 राइट है, पहला है राइट टू रिसीव डिविडेंड और दूसरा है रिटेनिंग कैपिटल। चलिए इसका आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे और जनरल एंट्रीज वगैरह को हम समझेंगे। आज का वीडियो हो सकता है आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो गया हो, बट यकीन मानिए अगले जो चैप्टर्स होंगे वो आपके लिए इतने बोरिंग नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ हम प्रैक्टिकल पोर्शन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, गुड डे, गुड बाय।